हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब जो हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, आज जो है हम लोग के पास सीटर में ही सीखेंगे एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को। अब एनर्जी डेंसिटी पढ़े हुए कुछ दिन हो गया, उसको मैं थोड़ा याद दिला दे रहा हूँ कि कोई भी स्पेस में रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो तो यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक ना, इस यू को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो कहें, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी। ठीक। अब अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन कहा जाए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई का वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम, और इसमें जो है आप एक स्फीयर इमेजिन करें जिसका रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर। पूछा जाए बतलाओ इस स्फीयर में टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होगा, तो बोलेंगे क्या? ठीक ना, यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी stored in given spherical volume, given spherical volume। ठीक। अब थोड़ा समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और एनर्जी डेंसिटी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। यानी कि ये इक्वेशन बता रहा है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतना एनर्जी है, तो पूरे वॉल्यूम में कितना एनर्जी होगा? तो पूरा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा, यही ना। यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी है वो पहले पता कर लो, यानी एनर्जी डेंसिटी पहले निकाल लो। एनर्जी डेंसिटी निकाल लिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है ना। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 10 टू द पावर -12। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है ना 10 है। चलो भाई, इतना जो है ना जूल पर मीटर क्यूब हुआ। ये एनर्जी नहीं निकला, 1 मीटर क्यूब में इतना एनर्जी है। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह यूनिफॉर्म है, ठीक ना, एक जैसा है, इसलिए टोटल एनर्जी कितना होगा इस स्फेरिकल वॉल्यूम में, तो टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल वॉल्यूम, ठीक ना, इस स्फेरिकल वॉल्यूम में टोटल एनर्जी कितना होगा, तो यूनिट वॉल्यूम में मालूम है U, तो टोटल वॉल्यूम स्फेयर का कितना 4/3 पाई r क्यूब। अब इसमें ज़्यादा क्या करना है, U का वैल्यू आपको पता है ही। चलो ये 100 है बाई 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 50 हो जाएगा। 8.85 इंटू 50 10 टू द पावर -12 4/3 पाई 3.14 और रेडियस है 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लें, जो आएगा इतना जूल जो है एनर्जी हो गया, है ना। तो ये तो क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देखे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म था। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अलग होता, यहाँ अलग होता, बदलते जाता इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आप इतने आसानी से तो एनर्जी नहीं निकाल पाते।
तब तो एनर्जी डेंसिटी भी यहाँ कुछ हो जाता है, यहाँ कुछ। अभी तो एनर्जी डेंसिटी सब जगह एक जैसा है, तो एनर्जी डेंसिटी निकाले, पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको पहले लिख लें आप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखें। एक स्फेरिकल वॉल्यूम है जिसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल, और इस स्फेयर के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि स्फेयर के आउटसाइड में जो स्पेस है, बतलाओ इस स्पेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड होगा, ठीक ना। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फेयर ऑफ रेडियस आर। क्वेश्चन यही। तो देखिए अब आउटसाइड में वॉल्यूम कितना है, वो तो इन्फिनिटी है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्फिनिटी तक है, कोई भी चार्ज के कारण वो इन्फिनिटी तक फील्ड होता है। उसमें भी हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ से r डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, r डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होता है। नहीं, ये तो सब जानते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, यहाँ कुछ और है, हर जगह अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तब तो एनर्जी डेंसिटी भी जो होगा वो फिक्स वैल्यू तो होगा नहीं। तो कैसे बनाए? क्वेश्चन ये है कि इसके आउटसाइड में जितना भी स्पेस है, बतलाओ उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो कैसे बनाया जाए? तो देखो कैसे बनाएंगे। मान लो r रेडियस का, ठीक ना, समझो ऐसा, r डिस्टेंस पर अगर हम पॉइंट लें, यहाँ लें चाहे यहाँ लें, यानी एक स्फेयर बना लो, है ना, एक स्फेयर बना लो। तो थोड़ा सोचो, इस स्फेयर के कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इतने के इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड तो ही ना होगा, डायरेक्शन चाहे जो, एनर्जी डेंसिटी को डायरेक्शन से तो कोई लेना देना है नहीं। अगर हम लोग ऐसा करें कि इस r डिस्टेंस पर बहुत ही स्मॉल थिकनेस का, समझो एक पतला सा लेयर है, जैसे अनियन ही जो है, प्याज जो है, उसमें एक पतला लेयर होता है ना, एक लेयर के बारे में सोचो। तो चलो उसके हम लोग एक लेयर के बारे में सोच रहे हैं। चलो इसका एक लेयर जो है, पतला सा लेयर लिए, जिसका थिकनेस जो है ना वो dr है। थिकनेस इसका dr ले लिया, ठीक ना। dr थिकनेस का एक पतला सा हम लोग लेयर कंसीडर किए रीजन। तो आप कहिएगा ये dr थिकनेस का क्यों कंसीडर किए? तो बोलेंगे क्या कि देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r प्लस dr है। dr इतना छोटा है कि ये मान सकते हैं कि ये भी डिस्टेंस r है और ये भी डिस्टेंस r ही है। मतलब इसका इनर और आउटर लेयर जो है इतना पतला है कि आप लगभग रेडियस r मान सकते हैं, ठीक। तो इससे फायदा क्या हुआ? तो बोलेंगे एक काम करते हैं कि ये मान करके चलें कि ये जो हम पतला सा जो लेयर लिए हैं, स्फेरिकल जो एलिमेंट कंसीडर किए हैं, इस रीजन में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो सेम है। यानी यहाँ से यहाँ जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ना के बराबर चेंज होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड r पे कर रहा है, और r में अगर नेग्लिजिबल चेंजिंग करें तो फील्ड में भी जो है नेग्लिजिबल चेंजिंग होगा। तो ठीक है, अगर एनर्जी डेंसिटी हम लोग देखें, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर,
ये कितना 1/4πε0 Q/r² होल स्क्वायर। तो क्या हो गया जी, Q² डिवाइडेड बाई 32 पाई स्क्वायर ε0, एक ε0 तो गायब हो गया, 1/r⁴। देखो ये एनर्जी डेंसिटी निकला इस पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पर, ठीक। अब इस वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा मुझे पता लगाना है, पतला सा लेयर में। तो वॉल्यूम देखा जाए, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल एलिमेंट, स्फेरिकल एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा जी। तो जाहिर है स्फेयर है, समझो ना, पतला सा एक लेयर है इससे फुटबॉल में ही, तो एरिया तो 4πr² और थिकनेस dr है, तो वॉल्यूम हो गया 4πr² dr, ठीक। 4πr² dr वॉल्यूम हो गया। तो सोचो r डिस्टेंस पर अगर हम यूनिट वॉल्यूम लें तो उसमें एनर्जी इतना, एनर्जी डेंसिटी निकला हुआ है। तो इस पूरे वॉल्यूम में कितना एनर्जी होगा, तो एनर्जी स्टोर्ड इन एलिमेंट अगर देखें, एनर्जी स्टोर्ड इन एलिमेंट, इसको कैपिटल यू से डिनोट करें, एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल, एलिमेंट के लिए एनर्जी निकाल रहे हैं इसीलिए आगे डी लिख दिए हैं, डी यू। तो सोचे तो यूनिट वॉल्यूम में इतना एनर्जी, और उसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो इस पूरे एलिमेंटल पार्ट में कितना एनर्जी पता चल जाएगा कि नहीं। एनर्जी डेंसिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए, तो एनर्जी डेंसिटी है Q² 32 पाई स्क्वायर ε0 1/r⁴। अब वॉल्यूम कितना, 4πr² dr। थोड़ा देखो तो पाई तो एक गायब हो गया, 4 से कैंसिल करोगे, Q² 8πε0 1/r² dr, ठीक है क्या। ये एलिमेंट में एनर्जी स्टोर्ड हुआ। अब टोटल एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फेरिकल वॉल्यूम, स्फेरिकल वॉल्यूम के आउटसाइड में टोटल एनर्जी कितना होगा, तो Q² 8πε0। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो, 1/r² dr। अब थोड़ा सोचो तो स्मॉल r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। स्मॉल r का वैल्यू देखो, यहाँ क्वेश्चन ही पूछा है कि आपको जो है आउटसाइड में, इस स्फीयर के आउटसाइड में कितना एनर्जी स्टोर्ड है वो बतलाना है, यानी कि यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक में कितना एनर्जी है। तो सोचो जब यहाँ पर होंगे तो ये जो ये स्मॉल r है उसका वैल्यू तो कैपिटल R के नहीं इक्वल होगा, यानी मुझे इंटीग्रेट करना है कैपिटल R से इन्फिनिटी, कैपिटल R से इन्फिनिटी, ठीक ना, नया कुछ भी करना नहीं है, कैपिटल R से इन्फिनिटी। यानी हम लोग ये सीखे, अब इसी में कह देता ना कि अच्छा एक बात बतलाओ, R और 2r रेडियस का स्फीयर लें और उसके बीच में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, आगे एग्जाम्पल वो लेंगे तो सब काम यही करेंगे, बस इंटीग्रेशन कर देंगे r से 2r। अभी कह रहा है कि इस स्फीयर के आउटसाइड में कितना एनर्जी होगा, तो बोलेंगे स्फीयर के आउटसाइड में एनर्जी पूछ रहा है तो r से शुरू ही करना है क्योंकि आउटसाइड में करना है, r से इन्फिनिटी, है ना। और अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो पहले तो आप यहाँ तक लिखे तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। Q² डिवाइडेड बाई 8πε0
देख लो 1/r² है, r को ऊपर ले जाएंगे पावर -2 dr, r से इन्फिनिटी। देख लो जी r पे पावर -2 है, इंटीग्रेशन करेंगे 1 ऐड करेंगे तो -1 ना हो जाएगा डिवाइडेड बाई -1, यानी ये हो जाएगा -1/r। तो बोलेंगे क्या, u इक्वल टू q² 8πε0 -1/r, r से इन्फिनिटी, है ना। चलिए अब देखेंगे आगे, -q²/8πε0, माइनस को बाहर कर लिए हैं, एक बार अपर लिमिट 1/∞ -1/r, 1/∞ 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी कितना हो गया q²/8πε0r। ठीक, चलिए इतना एनर्जी स्टोर हुआ, इसमें तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाएगा। आप पहले ऐसा करें, इसको लिख लें। अब आइए इस क्वेश्चन को देखें। एक मेटल स्फीयर, क्वेश्चन में चार्ज दे दिया या पोटेंशियल दे दिया, कोई एक देगा, दोनों नहीं देगा, क्योंकि एक मालूम होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में कह दिया मेटल स्फीयर का पोटेंशियल भी है, तो एक बात जाने, मेटल को जो भी आप चार्ज देते हैं, चार्ज उसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी समझ लो ये हॉलो स्फीयर जैसा बिहेव करता है। और ये जानते हो मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यानी अंदर में तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी हो ही नहीं सकता। मेटल स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी तो होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटसाइड में होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में पोटेंशियल दे दिया है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला मेटल स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल का यही फॉर्मूला होता है, यानी इनडायरेक्टली आप समझें कि चार्ज दिया हुआ है ना, चार्ज समझो दिया हुआ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप 2r रेडियस का एक स्फीयर इमेजिन करें। ठीक ना, 2r रेडियस का एक स्फीयर इमेजिन करें और बतलाएं r और 2r रेडियस के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर होगा। ठीक ना, इस स्पेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर होगा, यही क्वेश्चन है। तो कैसे बनाया जाए इसको, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड होगा r और 2r के बीच में। तो देखो फिर तो वही बात है ना, यहाँ से r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो देखो तो वही फॉर्मूला हुआ कि नहीं, पहले भी याद करो, हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, आउटसाइड के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फॉर्मूला होता है। फिर एनर्जी डेंसिटी निकालो r डिस्टेंस पर, तो एनर्जी डेंसिटी अगर निकालें तो आपको मालूम है वही 12ε0 E²। फिर हम लोग क्या करें, जैसा स्फेरिकल एलिमेंट लेते हैं, आपको मालूम है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ऐसा तो आप काम कर नहीं सकते हैं कि भाई डायरेक्ट एनर्जी डेंसिटी निकाले और पूरा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। अगर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। सब जगह अगर एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता तब तो हम लोग एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेते, और ये जो वॉल्यूम आता ना इसके बीच में, उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते। तो वो काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर जगह। तो अभी हम लोग जैसे काम किए थे, एक्यूरेट उसी वर्क को कर देना है। क्या भाई, तो r रेडियस
का एक हम लोग स्फेरिकल वॉल्यूम इमेजिन किए और जिसका थिकनेस जो है ना dr, मैंने समझो एक एलिमेंट हम ले लिए, है ना, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बतलाए हैं इसलिए एग्जैक्टली समझो उसी का कॉपी ही है। तो जाहिर है वॉल्यूम स्फेरिकल एलिमेंट का देखते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर dr। अगर एनर्जी स्टोर्ड स्फेरिकल एलिमेंट में देखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल एलिमेंट, तो इसके लिए भी नया कुछ नहीं करना है। बोलेंगे क्या कि एनर्जी डेंसिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी में वॉल्यूम से यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर dr। ये काम हम लोग ऑलरेडी किए थे अभी कुछ देर पहले, तो आया था क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर dr। पिछले क्वेश्चन से मिला लें इसको, यही आया था, इसलिए बहुत अब उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। चलिए ये आ गया, आपको क्या करना है ना, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्वेशन को याद कर लेना है कि जब भी हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर या पॉइंट चार्ज से रिलेटेड एनर्जी डेंसिटी का क्वेश्चन हो, तो जाहिर है जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, और फॉर्मूला यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चूंकि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी निकालने के लिए पहले एक एलिमेंट में एनर्जी निकालना पड़ेगा, तो यही एलिमेंटल वॉल्यूम है, उसमें एनर्जी हम लोग निकाल लिए और वो यही आता है। ये याद रहे ना तो बहुत काम का है, क्योंकि जल्दी बन जाएगा। अब पूछा जाए ना क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, बोलिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है ये बतलाओ 2r रेडियस, r और 2r रेडियस के बीच में जो स्पेस है उसमें कितना एनर्जी होगा, r और 2r के बीच में जो स्पेस है। तो बस अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे, तो क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर dr, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन में अगर कहे ना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी निकालो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से शुरू होगा इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी r से इन्फिनिटी कर दें तो टोटल फील्ड निकल जाएगा, क्योंकि अंदर में तो कोई फील्ड होगा नहीं। तो टोटल अगर पूछा जाए ना तब क्या करेंगे, r से इन्फिनिटी, जो हम लोग पिछला क्वेश्चन में किए हुए थे वही आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि r और 2r के बीच में, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, r से 2r। तो देखो क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी हम इंटीग्रेशन सिखाए थे आपको, 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर से 2r, है ना, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर माइनस साइन को डायरेक्ट यूज में लाना चाहते हैं तो पहले लोअर लिमिट रख दीजिए फिर अपर लिमिट रख दीजिए, देख लीजिए कितना आ गया, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 2r, यानी देख लो कितना आंसर आया जी, क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r। चलिए इतना आपका आंसर आ गया। यही सोचो टोटल अगर एनर्जी पूछता तो कहाँ से कहाँ, r से इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो जाता तो तक क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। पिछले क्वेश्चन में यही आंसर आया था, ये टर्म जीरो ना हो जाता 1 बाई इन्फिनिटी होकर के। चलो इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस 2r, 2r के आउटसाइड बतलाओ। बोलेंगे देखो नया कुछ नहीं करना, यही मेन इक्वेशन है मेरा, बस लिमिट बदल देना है, यानी कि क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर dr 2r से इन्फिनिटी, है ना, r से इन्फिनिटी नहीं, कहाँ से, 2r से इन्फिनिटी, ठीक। क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई आर 2r से इन्फिनिटी, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट
देख लो 1/2r माइनस 1/∞ गायब हो गया। देख लो तो कितना आ गया Q²/16 पाई एप्सिलॉन नॉट r। थोड़ा देखो ना रिजल्ट, कोई दोनों रिजल्ट देखो। इसी क्वेश्चन को कहेगा ना प्रूफ करो कि r और 2r के बीच जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है उतना ही 2r और इन्फिनिटी के बीच भी है। तो देखो संयोग से दोनों रिजल्ट सेम है कि नहीं। तो सोचो जिस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है वो कौन वॉल्यूम है, r से शुरू होता है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, r से शुरू होता है इन्फिनिटी तक जाता है। तो अगर r से 2r निकाल लिए हो और 2r से इन्फिनिटी निकाल लिए हो तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल एनर्जी हो जाएगा कि नहीं। तो देखो तो दोनों को जोड़ोगे तो वही आंसर आ जाएगा जो इसके पिछले क्वेश्चन का आंसर था, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी था r रेडियस के आउटसाइड में, है कि नहीं। और इसमें तो गारंटी है कि अंदर में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होना नहीं, मेटल स्फीयर है। ऐसे भी हॉलो स्फीयर भी होता, यूनिफॉर्मली चार्ज होता तो अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होने वाला नहीं था। लेकिन यही क्वेश्चन अगर कह देना नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर यानी अंदर में भी चार्ज होता तब एनर्जी स्टोर्ड होता है। हाँ, अब एक बात और बता रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में अगर मान लो आंसर चार्ज के टर्म में नहीं दिया हुआ है पोटेंशियल के टर्म में, ठीक ना। अगर पोटेंशियल के टर्म में आंसर दिया हुआ है तो क्या हुआ, जहाँ Q है वहाँ क्या पुट कर देंगे 4πε0 r भी, तो बस वही तो वैल्यू पुट कर देना है। यानी कि आप चाहें तो आंसर को ऐसे लिख सकते हैं, भाई U2 निकालना है 4πε0 r v होल स्क्वायर 16πε0 r। फोर का स्क्वायर 16 तो गायब हो गया। देख लो पाई स्क्वायर है तो एक पाई गायब हो गया, एक एप्सिलॉन नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट r v स्क्वायर। देख लो तो इतना आ गया U2 का वैल्यू और जाहिर है इतना ही U1 का वैल्यू, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2πε0 r v स्क्वायर होगा, है कि नहीं। यानी कि खैर क्वेश्चन तो बन चुका है, कुछ बात समझाना चाह रहे हैं इसमें। अगर मान लो कोई तुमसे कहता ना भाई देखो जी मेटल स्फीयर को हम चार्ज दे दिए या भी पोटेंशियल तक चार्ज कर दिए, बतलाओ तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी क्या होगा। तो तुमको तो मालूम है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पूछेगा, r से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे और जाहिर है उस केस में आंसर जो आ जाएगा Q²/8πε0 r आ जाएगा, है ना। चलो अगर डायरेक्ट बनाए टोटल एनर्जी का बात करें, टोटल एनर्जी तो एक ट्रिक भी है। अच्छा ये मेटल स्फीयर है ना, तो जानते हो ना कि मेटल स्फीयर भी एक कैपेसिटर के तरह होता है। तो मेटल स्फीयर का एनर्जी क्या होगा, तो फॉर्मूला पढ़े हो ना, हाफ Q²/c अगर चार्ज के टर्म में बोलना चाहते हो तो, और बोलो तो Q तो Q ही है, C का वैल्यू क्या होता है 4πε0 r। तो देखो तो Q²/8πε0 r, वही आंसर आ गया ना। इसको r से इन्फिनिटी भी इंटीग्रेट करता तो वही ना आंसर आता। यानी शॉर्टकट मेथड ये है कि चाहोगे तो बस एक लाइन में टोटल एनर्जी बता सकते हो, लेकिन ये मेथड जो है r से 2r हो, 2r से 3r हो, r से इन्फिनिटी हो, 2r से इन्फिनिटी हो, कहीं भी ना बताएगा। तो ये समझ लो कि जस्ट लाइक ट्रिक है कि कह देना मेटल स्फीयर है, Q चार्ज दे दिए, बतलाओ टोटल एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी क्या होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी यही हो जाता है। इस मेथड से बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि r से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पहले यहाँ तक पहुँचना होगा, ठीक ना। इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसको ये क्वेश्चन तो पूछा गया नहीं है। तो चलिए इसको पहले आप लोग लिख लें। आइए अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। जैसे अभी तक क्वेश्चन जो हम लोग देखे उसमें या तो हॉलो स्फीयर था या मेटल स्फीयर था। मेटल स्फीयर के भी अंदर में चार्ज रहता नहीं है, जो भी चार्ज रहता है उस सरफेस पे रहता है, तो इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है।
तो जो भी एनर्जी स्टोर्ड होता है उसके आउटसाइड में रहता था। हॉलो स्फीयर के अंदर भी आप पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता। अब ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग इसीलिए वर्ड यूज किया जा रहा है कि जिससे चार्ज इसके इनसाइड में भी रह सके। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। आपसे कहा गया कि बतलाओ कितना जो है एनर्जी स्टोर्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी निकालना है। फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। तो देखो इस क्वेश्चन में आंसर थोड़ा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा कि पिछले क्वेश्चन में तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था आउटसाइड में था, तो आउटसाइड में जब रहता है तो याद होगा r से इन्फिनिटी तक हम लोग इंटीग्रेट किए थे और आंसर आया था Q²/8πε0r। यानी कि अगर टोटल एनर्जी केवल आउटसाइड पूछता तब तो इसको भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर चार्ज इसका Q है तो डायरेक्ट लिख देंगे Q²/8πε0r, जो उसका आंसर है वही जवाब होगा। लेकिन यहाँ पे जवाब हमको बदलना पड़ेगा। तो कहे भाई जो क्यों बदलना पड़ेगा, तो बोलेंगे अंदर में भी तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी फर्स्ट वर्क तो ये है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना एनर्जी है निकालिए, बाहर वाला तो पहले से निकला हुआ, वही आंसर होगा जो हम लोग हॉलो स्फीयर या मेटल स्फीयर के लिए टोटल एनर्जी का बात किए। तो ठीक, देखो जी, अब अगर हम बात करें इनसाइड के लिए, तो इसके इनसाइड में r डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखें, r डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा जाए तो बोलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है इनसाइड में, तो 1/4πε0 Q/R³ यही हम लोग इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े थे। और जैसे जैसे स्मॉल r का वैल्यू बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते जाएगा। देख लो स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा। तो भाई एनर्जी डेंसिटी कैसे निकाले, वो तो निकल जाएगा, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहा है तो यहाँ भी पहले हम लोगों को एक स्मॉल स्फेरिकल एलिमेंट में एनर्जी निकालना होगा। तो चलो एक हम लोग पतला सा लेयर ले लिए स्फीयर का, r रेडियस, थिकनेस dr, और सबसे पहले ये जो स्फेरिकल एलिमेंट है हम लोग इसमें एनर्जी निकालेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से R तक, तब इसके अंदर का एनर्जी निकल जाएगा। और बाहर वाला एनर्जी तो पहले से निकला हुआ है, उसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो सोचो एनर्जी डेंसिटी का अगर बात हो तो एनर्जी डेंसिटी तो आप जान रहे हैं कि 12ε0 E²। इसका वॉल्यूम का बात हो, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल एलिमेंट, तो आपको मालूम है वॉल्यूम हो गया 4πr²dr। अब एनर्जी स्टोर्ड अगर देखें, एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल एलिमेंट, तो चलो जी एलिमेंट का कैपिटल यू से डिनोट करें, आगे डी लगा दिए। एनर्जी डेंसिटी में यानी 12ε0 E² में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो 4πr²dr। ठीक, अब थोड़ा सोचें, वैल्यू रखते हैं हाफ, देख लो 4πε0 आगे कर दे रहे हैं,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, तो ई का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यू इंटू आर होल स्क्वायर। 4 पाई तो आगे कर ही दिए हैं, इंटू आर स्क्वायर डी आर। ठीक, देखिए अब इसको सॉल्व किया जाए। देख लो तो एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो गायब हो जाएगा, यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ स्क्वायर है ना, तो एक गायब हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 6 इंटू आर स्क्वायर, यहाँ आर टू द पावर 4 डी आर है ना, आर टू द पावर 4 डी आर। देख लो बढ़िया से, हाफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई का वैल्यू पुट कर दिया, आर स्क्वायर डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन या इनसाइड द स्फीयर बोल देते हैं, इनसाइड द स्फीयर। तो चलो जी इसी को इंटीग्रेट करते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 6 आर टू द पावर 4 डी आर का इंटीग्रेशन। अब इसी को इंटीग्रेट कर देना। सोच लो ये स्मॉल आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो जाहिर है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इन साइड में ही ना वैलिड होता है, ये फार्मूला आउटसाइड के लिए तो अलग फार्मूला होता है। तो बोलेंगे क्या, 0 से कैपिटल आर, तो क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 6, इसका इंटीग्रेशन सोचो, r पे पावर 4 है तो r टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, 0 से कैपिटल R। देख लो इसको U1 बोल दे रहे हैं, इनसाइड के एनर्जी है। अब जो है 5 मल्टीप्लाई किए 40 हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 40 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर 6, और यहाँ देख लो r टू द पावर 5 माइनस 0, r टू द पावर 5 से इसका पावर तो गायब हो गया, तो U1 कितना हो गया, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40 पाई एप्सिलॉन नॉट r। चलो इतना जो एनर्जी है वो इस स्फीयर के इनसाइड में। अब स्फीयर के आउटसाइड में एनर्जी क्या होगा, तो आउटसाइड वाला पहले ही मालूम है। बोलेंगे क्या कि जब r का जो वैल्यू है r से इन्फिनिटी तक हो, या डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, फॉर आउटसाइड द स्फीयर। तो ये रिजल्ट चूँकि हम लोग दो बार पहले निकाल लिए, तो अब उसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। वो आया था क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी सॉलिड स्फीयर जब होगा तो इनसाइड में इतना एनर्जी, आउटसाइड में इतना। हॉलो स्फीयर होगा तो इनसाइड में तो भाई कोई एनर्जी होता नहीं, या मेटल स्फीयर भी होगा तो इनसाइड जो होगा आउटसाइड में होगा। अब आपसे कोई पूछे कि टोटल एनर्जी क्या होगा, तो जाहिर है टोटल एनर्जी के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। तो चलिए पहले तो आप लोग यहाँ तक जो है इसको लिख लें। तो अब हम लोग देख लें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी क्या हुआ। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो है, यानी कि इनसाइड में और आउटसाइड में दोनों जो है, इनसाइड में अभी आप देखें क्यू स्क्वायर बाई 40 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आउटसाइड में क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, 40 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू स्क्वायर प्लस 5 क्यू स्क्वायर देख लो तो 6 क्यू स्क्वायर बाई 40, यानी कि 3/20
क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो चलिए ये आप एनर्जी निकालना सीखे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, तो क्या कहा। कांस्टेंट में तो आसान है भाई, एनर्जी डेंसिटी निकालो, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जब वेरिएबल होगा तो अपने सुविधा के अनुसार एक एलिमेंट लेना होगा, पहले उस एलिमेंट में एनर्जी निकाले और फिर उसको इंटीग्रेट करें। तो पहले इसको कंप्लीट कर लो। अब हम लोग कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि आपको रिक्वायरमेंट है एक ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा सिस्टम जिसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड हो और पोटेंशियल 200 वोल्ट हो। लेकिन आपके पास जो अवेलेबल कैपेसिटर्स है उसका कैपेसिटेंस तो 10 माइक्रोफैराड जरूर है, लेकिन उसका पोटेंशियल 50 वोल्ट। यानी जो भी कैपेसिटर आपके पास मौजूद है ना, उसका पोटेंशियल कितना है 50 वोल्ट, और आपको रिक्वायरमेंट कितने का है 200 वोल्ट का। तो चलिए अब जो बात समझा रहे हैं उसको आराम से सीखिएगा। एक बात जानिएगा, अगर कैपेसिटर को आप सीरीज में कनेक्ट करते जाएंगे ना तो उसका पोटेंशियल आपस में ऐड होते जाता है। मतलब कि अगर 200 वोल्ट चाहिए और आपके प्रत्येक कैपेसिटर का पोटेंशियल 50 वोल्ट है, तो आप 4 कैपेसिटर लीजिए और चारों को सीरीज में कनेक्ट कर दें। ठीक ना, 50 वोल्ट सब है, तो ये 200 वोल्ट का अरेंजमेंट हो गया। यानी कि इधर अगर पॉइंट ए है और इधर पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट हो गया। लेकिन कैपेसिटेंस का अगर बात करें तो चूंकि सब 10 माइक्रोफैराड है, तो याद करो सीरीज में क्या होता है कि अगर सब इक्वल रहे, सी एन बार रहे, तो इक्विवेलेंट सी बाई एन न हो जाता है। यानी कि अगर इस चारों का इक्विवेलेंट निकालें तब तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 10/4 माइक्रोफैराड, यानी कि 2.5 माइक्रोफैराड। और हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए 10 माइक्रोफैराड, लेकिन इस अरेंजमेंट में तो कैपेसिटेंस 2.5 हो गया, पोटेंशियल तो 200 हो गया, ये वाला काम हो गया, लेकिन कैपेसिटेंस का काम नहीं हुआ। तब क्या करें, तो बोलेंगे कि एक बात जानो, इसी अरेंजमेंट को रिपीट करो। अब पैरेलल में इसको कनेक्ट करो। ऐसा ही फिर 4 कैपेसिटर, पैरेलल में जो है ना, देख लो, पैरेलल में कनेक्ट करने से पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये 200 वोल्ट है, तो अगर ए से बी तक जाओगे इस रास्ते से भी, तो 50 + 50 + 50 + 50 200 वोल्ट, इससे भी जाओगे 200 वोल्ट। लेकिन जो कैपेसिटेंस 10/4 है, फिर इसका भी 10/4, इसका भी 10/4, फिर देखो इसका भी 10/4, तो सोचो तो ये चारों पैरेलल में है ना, तो 10/4 + 10/4 + 10/4 + 10, यानी ऐसा कहो कि तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया 10/4 + 10/4 + 10/4, 4 बार आएगा पैरेलल में ना, सोचो तो 10 माइक्रोफैराड हो गया कि नहीं। इसका अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 10 माइक्रोफैराड होगा, और ए और बी के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो 200 वोल्ट हो गया। तो तुमसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि बतलाओ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हम कितना लें जिससे कि कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड आए और पोटेंशियल 200 वोल्ट हो। तो बोलो पता चल गया कि नहीं। बोलेंगे कि आपको 16 कैपेसिटर लेना पड़ेगा, प्रत्येक लाइन में जो है आपको 4 कैपेसिटर रखना होगा, और ऐसा नंबर ऑफ लाइन 4 लाइन होना चाहिए। ऐसा अरेंजमेंट अगर होगा तो VA - VB निकालेंगे,
ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो 200 वोल्ट होगा, और कैपेसिटेंस ए और बी के बीच निकालेंगे तो 10 माइक्रोफैराड है ना। तो चलिए क्वेश्चन भी समझ गए। चलिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस इसका C दिया हुआ है, या मान लो कैपेसिटेंस नहीं दिया तो प्लेट एरिया दे देगा, बीच का गैप दे देगा, जिसे फार्मूला यूज करके कैपेसिटेंस निकाल सके। और कहा गया कि इस प्लेट पर प्लस Q चार्ज और इस प्लेट पर कोई चार्ज दिया ही नहीं। कह रहा बतलाओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दोनों प्लेट के बीच, M और N के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो। देखो मेथड तो बहुत सा है। एक मेथड है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, E डॉट R करो। एक सिंपल मेथड बतला दे रहे, ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे। पहले भी ये सिखाए हैं, देखो यहाँ प्लस Q चार्ज दिया ना, पहले इस चार्ज को हाफ हाफ बांट लो, Q/2 Q/2, और इंडक्शन के कारण यहाँ माइनस Q/2 प्लस Q/2। और अब पूछा जाए ना Vm माइनस Vn क्या होगा, तो जो अपोजिट फेसेज पर, जो आमने सामने फेस है ना, इसका चार्ज देखो, इस पर चार्ज कितना है Q/2। ये आउटर मोस्ट को देखो ही नहीं, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ भी प्लस Q/2 है, यहाँ भी प्लस Q/2 है। थोड़ा अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो अगर इसके कारण अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इधर होगा, और इसके कारण इधर होगा। दोनों चूंकि प्लस Q/2 है तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, यानी इन दोनों का कोई इफेक्ट बीच में होने वाला नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगा। इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसका, यानी माइंड में ऐसे सोचो कि कैपेसिटर है, इधर Q/2 चार्ज, इधर माइनस Q, तो Vm माइनस Vn पूछ रहा है, तो Q/2 डिवाइडेड बाई, यानी Q/2C, यही आंसर होगा। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे रहता, ठीक ना, दो ठो प्लेट है एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ, मान लो हम इस पर चार्ज दे दिए 8 माइक्रोकूलम और इस पर चार्ज दे दिए -2 माइक्रोकूलम, और इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड। कहा गया बतलाओ Vm माइनस Vn क्या होगा। तो हम लोग तो जानते हैं कि अगर इक्वल अपोजिट रहता, इस पर Q इस पर -Q, तो Q/C कर लेते, लेकिन इस पर 8 है इस पर -2 है, तो बहुत अलग अरेंजमेंट। बोलेंगे इससे भी कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो, Q1 है ना, तो Q1/2 Q1/2, तो सोचो ना Q1 8 माइक्रोकूलम है ना, तो 8 माइक्रोकूलम को हाफ हाफ करो, 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम, यहाँ 4 है तो यहाँ -4, यहाँ +4 माइक्रोकूलम है ना। ये -2 है तो पहले खुद पर हाफ हाफ बांट लो, -1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रो, और यहाँ -1 तो यहाँ +1 माइक्रोकूलम, यहाँ -1 माइक्रोकूलम। अब पूछ रहा है Vm माइनस Vn क्या होगा, तो M से N तक जाएंगे। आउटर मोस्ट वाला तो देखो ही नहीं, देखो यहाँ भी कितना है 4 और -1 3 माइक्रोकूलम, यहाँ भी देख लो 3 माइक्रोकूलम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। बस आमने सामने देखो, इस पर कितना है 4 + 1 5, तो 5 माइक्रोकूलम चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितना है, तो 4 माइक्रोफैराड। बस सॉल्व कर लो, इतना वोल्ट आंसर है ना, है ना आसान। अगर मान लो ऐसा रहे, क्वेश्चन में इस पर दिया हुआ है मान लो 4 माइक्रोकूलम और इस पर दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, कहा गया बतलाओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Vm माइनस Vn क्या हो। तो सोचो तो ये 4 है, हाफ हाफ करो 2 2, यहाँ 2 तो ये -2 +2, ये 2 है तो 1 1 कर लो, यहाँ 1 तो ये -1 ये +1, देख लो यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, और यहाँ कितना हो गया 2 - 1 1 हो गया। Vm माइनस Vn कोई पूछेगा तो बोलेंगे 2 - 1 यानी 1 माइक्रोकूलम चार्ज
और कैपेसिटेंस का वैल्यू मान लो अगर 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है तो 2 माइक्रोफैराड, जाहिर है 0.5 वोल्ट हो गया क्या। तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी दे, देख लो इसमें हम दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव लिए लेकिन अनइक्वल चार्ज लिए, इसमें एक ही प्लेट पर चार्ज लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है ये सिखाए। अब देखिए इसमें केवल जो बचा हुआ टाइप है ना, उसमें 2 टाइप है कि अगर दोनों प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील करते हैं, अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदलने लगे तब प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे। और फिर अगर स्लैब बीच में रखते हैं 2 प्लेट के बीच में, तो कैपेसिटर उस पर कितना फोर्स अप्लाई करता है। बस यही 2 टाइप बचा हुआ है, संभवतः अगले क्लास में हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसको मैं डिस्कस करूंगा और फिर हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।